नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक की खबर से, जहां की हावेरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि 6 से 7 लोगों का समूह हावेरी जिले के एक होटल में घुस गया और यहां ठहरे एक कपल के साथ बदसलूकी की, उनकी पिटाई की। घटना 7 जनवरी की है। मामला तब सामने आया जब पीड़ितों ने पुलिस को आपबीती सुनाई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में 3 गिरफ्तारियां की हैं। ಹಾನಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 7 ಜನ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. और अब आइए बात करते हैं महिलाओं की। महिला अपराध को लेकर मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट सामने आई है वो प्रदेश को शर्मसार करती है। एनसीआरबी का कहना है कि महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने, गंदे कमेंट करने में मध्य प्रदेश के लोग सबसे आगे दिखते हैं। देखिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। ये भोपाल का एक नामचीन कॉलेज है। कॉलेज में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन घर और कॉलेज के बाहर की दुनिया उनके लिए कई दफे परेशान करने वाली है। कॉलेज से निकले थे तो एक भैया आए थे, वो मतलब हम बस खड़े थे बस स्टॉप पे, तो बहुत देर तक खड़े थे, देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो आए और पूछे कि कहीं छोड़ दूं, तो मतलब ये सब होता रहता है। बट कमेंट बॉक्स, हाँ, कुछ लोग होते हैं मतलब जो गंदी नज़र से देखते हैं, तो अपन को अजीब सा लगता है कि वो ऐसे क्यों देख रहे हैं। और कुछ लोग मतलब ऐसा रहता है ना, बुरा लग जाता है, अजीब सा लगता है, डर जाती है कुछ लड़कियाँ। कुछ पियक्कड़ लोग आके और यहाँ पे मस्त तमाशा भी करते हैं बहुत से लोग। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ बोल दिया, उन्हें डर नहीं है। अब ये नहीं पता कि उनके पेरेंट्स है या उनकी कैसी स्किल्स रहती है कि उन्हें बिल्कुल किसी भी चीज़ का डर नहीं है। वो सोचते हैं कि हम कर सकते हैं बस, क्योंकि हम लड़के हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें यही सिखाते हैं कि आप कर सकते हैं। पर कानून ऐसा होना चाहिए कि उन्हें पता हो कि हाँ हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। गंदे गंदे कमेंट करते हैं और उनको ये लगता है कि मतलब ये लड़कियाँ गंदी हैं, ये ऐसी क्यों कर रही है, जबकि खुद की बहनें भी वही कर रही होंगी, उन पे कमेंट नहीं करेंगे, दूसरी लड़कियों को कमेंट करते हैं। कॉलेज आने जाने में बस में बैठना भी परेशान करता है। भांजे भांजी वो पोस्टरों में है, सुरक्षा मिलने में नहीं। लड़के कमेंट करते हैं गलत, उनसे कुछ लड़कियां मतलब डर जाती तो उनको जवाब नहीं दे पाती, तो ये बात गलत है। ऑफिस में भी आते हैं तो कभी कभी ड्राइव कर रहे होते हैं तो लड़के देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हम लोग को। रास्ते से जाते रहो तो लड़के जो होता कई बार वो बैड टच करते हैं। लाइक वो हम जा रहे तो वो कहीं भी टच कर लेते हैं। अब वो स्कूटी या बाइक से होते तो हम उस टाइम कुछ नहीं कर पाते, पर ऐसे टाइम पे लगता है कि पुलिस होना चाहिए रास्ते पर या कोई कानून होना चाहिए। 2022-23 में देश भर में छेड़छाड़ के 25,741 मामले दर्ज हुए। अकेले मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 10,133 था, यानी पूरे देश में आए मामलों का 39%। शहरों में नागपुर में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए। देश का सबसे साफ शहर इंदौर इस मामले में 6ठे नंबर पर है। मुंबई, कानपुर और कोची जैसे शहर टॉप 5 में हैं। हमारे यहाँ थाने में कम से कम 15 से 20 मामले प्रतिदिन होते हैं, जिसमें से 3 से 5 मामलों में समझौता होता है। और छेड़छाड़ के मामले तो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, ना ही रेप के केसेस आते हैं। मोस्टली हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। जो डार्क स्पॉट्स है, जहाँ पर संभावना बनी रहती है कि यहाँ पर छेड़छाड़ हो सकती है, वहाँ पर पुलिस लगातार प्रभावी पेट्रोलिंग करती है। और सिविल ड्रेसेस में भी हम लोगों ने पुलिस को तैनात किया हुआ है। और जिन समय पर स्कूल कॉलेज लगते हैं उस समय पर स्पेशल पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग भी की जाती है। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर कानून तो कई प्रकार के बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं जो बस में सफ़र कर रही हैं, रोज आना जाना करती हैं, उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं इस तरह से असुरक्षित महसूस करती हैं कि उनका आना जाना भी दुश्वार हो रहा है। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, NDTV। और अब अगली खबर कर्नाटक के दवेगिरी से, जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। 77 साल की एक महिला को जब पेंशन नहीं मिली तब वो रेंगते हुए पोस्ट ऑफिस के लिए निकली और उन्हें देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब जाकर उन्हें वो अस्पताल ले गए। शायद अब उन्हें जल्द ही पेंशन मिल जाए। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए।
77 साल की लाचार गिरिजा अम्मा घर से पोस्ट ऑफिस के लिए निकली क्योंकि 2 महीने से उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं आई है और घर में पैसे खत्म हो गए। उनकी हालत देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गिरिजा अम्मा की परेशानी देखकर देर से ही सही गांव वालों की आंख खुली तो अब उन्हें एक व्हील चेयर दिया गया है ताकि उनके आगे का सफर आसानी से कट सके। लेकिन गिरिजा अम्मा की पैसों की तंगी अब भी खत्म नहीं हुई है। गिरिजा अम्मा की 2 महीने की पेंशन बकाया है और जब पोस्ट ऑफिस से संपर्क किया गया तो जवाब आया कि इस बार गिरिजा अम्मा को पोस्ट ऑफिस आना ही होगा। ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು। हमने पोस्टमैन से कहा कि 1 महीने का भी अगर बकाया है तो आ करके दे, लेकिन पोस्टमैन का कहना है कि उसको इस बार पोस्ट ऑफिस आना ही पड़ेगा। ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು। नियमों के मुताबिक पेंशनधारी को साल में एक बार निजी तौर पर उस दफ्तर में जाना होता है जहां से पेंशन मिलती है। अक्टूबर में गिरिजा अम्मा को जाना था, वो गई नहीं तो पोस्ट ऑफिस से पेंशन जारी नहीं की गई। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार महिला ने अभी तक अपना जुर्म नहीं कबूला है। उसका कहना है कि उसने हत्या नहीं की। इधर पुलिस ने इस मामले से जुड़ी कई चीजें जब्त की हैं। देखिए रिपोर्ट। 2 दिन की गहन पूछताछ के बाद भी पुलिस खाली हाथ। गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो सूचना सेठ अपना गुनाह कबूलने को तैयार नहीं है। वो नहीं मान रही कि 4 साल के मासूम बेटे के कत्ल को उसने ही अंजाम दिया। एक तरफ पूछताछ चल रही है, वहीं जिस सर्विस अपार्टमेंट में सूचना सेठ रुकी थी वहां से पुलिस ने कई चीजें जब्त की हैं। चाकू, लाल बैग, तौलिया और तकिया। जांच कर रही टीम का कहना है कि सूचना सेठ के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। उसने किन लोगों से बात की उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उस टैक्सी की भी जांच कर रही है जिसमें बच्चे का शव ले गई और गोवा से बाहर निकली। एनडीटीवी के हाथ शिकायत की कॉपी लगी है जिसमें लिखा है कि सूचना सेठ ने 8 जनवरी को चेकआउट किया और टैक्सी के लिए 30,000 रुपए तक देने को तैयार थी, जबकि गोवा से बेंगलुरु की उड़ानें इससे कम कीमत में उपलब्ध थी। एक ट्रैफिक जैम जिसने पुलिस की बड़ी मदद की। जैम में टैक्सी 4 घंटे तक फंसी रही। जब पुलिस ने कांटेक्ट किया था टैक्सी ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर तब कर्नाटक के चित्रदुर्गा में था और पास में जो पुलिस स्टेशन थी वो आईमंगला पुलिस स्टेशन था, जिसकी वजह से पुलिस को ये इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस भी मिली थी और उसको गिरफ्तार करने में भी ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस बन गई थी। पुलिस के मुताबिक सूचना के व्हाट्सएप से अलग रह रहे पति वेंकट रमन को संदेश भेजा गया। उस मैसेज में लिखा था कि कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से वो रविवार को बच्चे से मिले, लेकिन अफसोस उन्हें बच्चे का शव ही मिला। पुलिस पति और पत्नी दोनों से अगले कुछ दिन पूछताछ करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या सूचना ने ही बच्चे की हत्या की? उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर उसने किया तो ऐसा क्यों किया? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। गोवा से प्रतिभा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश को 8,650 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले हैं और इस बीच मुंबई की जुड़वा बहनें खूब चर्चा में हैं, जिन्होंने दूसरी और 8वीं रैंक प्राप्त की है। खास बात यह है कि 6 सदस्यों के इनके परिवार में 5 लोग सीए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मुंबई के इस चर्चित सीए फैमिली से। मुंबई के चर्चित परोलिया फैमिली के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं और चर्चा इसलिए इनकी हो रही है क्योंकि इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट का खान कहा जा रहा है। सीए फैमिली के तौर पर ये जाने जा रहे हैं। 6 सदस्यों का परिवार है, 5 लोग इनमें सीए हैं और नई नवेली जो सीए बने हैं वो है जुड़वा बहनें। इस वक्त हमारे साथ हैं श्रुति परोलिया, संस्कृति परोलिया। बहुत बहुत बधाई। टॉप 10 में आप लोग कब्जा आप लोगों ने जमाया है। आपका रैंक क्या है? आप लोगों का यार 2। आपका सेकंड रैंक है। संस्कृति परोलिया और श्रुति आप 8 रैंक है।
पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आपके रैंक के लोगों को पहले कॉल आ जाता है, तो रिजल्ट के अनाउंसमेंट के पहले आपको कॉल आया था? करेक्ट करेक्ट, कुछ 15-20 मिनट पहले मुझे प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई से कॉल आया था, तो तभी तो काफ़ी यकीन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा टाइम लगा था, फिर इट संक इन कि एक्चुअली आ गया। जब देखा एक्चुअल रिजल्ट तब यकीन हो कि हाँ आ गया है, तो इट वाज ओवरवेलमिंग, इट वाज सरियल फीलिंग था कि आ गया है। सो देन इट टुक टाइम टू फॉर इट टू कि हाँ रियलाइज कि एक्चुअली हो गया है। जी श्रुति, आप क्या कहोगे, कितना लाइफ कितनी चेंज हुई है 9th जैन के बाद? आपको लगातार कॉल्स आ रहे हैं, आप बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रहे हो? बहुत बहुत काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम गुड फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह, और काफ़ी इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने इतने एफर्ट्स दिए और फिर उसका रिजल्ट मिला, तो इट्स वेरी गुड फीलिंग। सेलिब्रिटी सिस्टर्स कह सकते हैं। और मैम, सारे कॉल आप अटेंड कर रही हैं, एक बड़ा सैक्रिफाइस आपकी तरफ से भी मैं मानूंगी। बीएससी आपने किया, लेकिन जॉब को साइड में रख के आपने पूरे घर में जो कामयाबी इन्होंने हासिल की है, एक बड़ा श्रेय आपको जाता है। कितना गर्व महसूस हो रहा है मैम? बहुत 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 हो रहा है। तो जब इनको कॉल आया तो आपने मैम से डिस्कस किया था? क्या रिएक्शन था मैम आपका? मेरे पापा भी तभी थे, तो मैं पहले पापा जस्ट बाजू में बैठे थे, तो पापा को बता, पापा ने जाके मम्मी को बोला था, फिर मम्मी तो रोने लगी थी। तो आपका पहला बहुत इमोशनल हो गई थी क्या? जी। तो क्या ये सफ़र मैम, क्यों इनसे तो मैं पूछूंगी, क्योंकि एक मॉम की तरफ से रिप्लाई बहुत ज़्यादा दिल को छूता है। ये सफ़र जो इनके लिए इतना कठिन था, ये तो बच्चे थे पढ़ाई में डूबे हुए थे, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो इनके ऊपर था, आपके बेटे भी सीए हैं, आपके हस्बैंड सीए हैं, कैसी ये जर्नी रही बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने की? मेहनत तो इन्हीं के लोगों की थी, बाकी मेरा सपोर्ट था हमेशा इन लोगों को, मैंने सपोर्ट किया, हर तरीके से इन लोगों को सपोर्ट किया मैंने। कैसे टॉप 10 में आने के लिए संस्कृति, श्रुति, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? कितने घंटे आप लोग पढ़ते थे? आई थिंक स्टडी लीव में ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर्स पढ़ते थे, पर देन द थिंग अबाउट इज कि सिर्फ स्टडी लीव नहीं इंपॉर्टेंट, आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1 3 इयर्स के स्टार्टिंग डे 1 से आप कंसिस्टेंटली थोड़ा पेस कम रखो, पर देन कंसिस्टेंसी आई थिंक इज वी मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो 4 मंथ्स में आप ऐसे मैजिक तो नहीं कर सकते, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बिफोर दैट ऑल्सो। आई थिंक दैट वाज व्हाट आई थिंक set that apart, and for जो single digit rank, I think that is the reason। एक आखिरी सवाल, जो बच्चे इस वक्त मई में फिर से एग्जाम है 2024 का, तो जो आप लोगों की तरह ऐसे रैंक स्कोर करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देंगे उनको? कि कंसिस्टेंसी है, मैं ये नहीं बोलती कि हर दिन उतना प्रोडक्टिव होगा, कोई दिन होगा आप अनप्रोडक्टिव फील होगे, उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, वो सबके साथ होता है, बट स्टिल कीप गोइंग। वो दिन जब आपको नहीं मन कर होगा ना पढ़ना, तब जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आई थिंक देन वो ऑटोमेटिकली वो एक डिफरेंस लेके आएगा रिजल्ट में, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच संस्कृति, कंग्रेचुलेशन एनडीटीवी की ओर से, आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस। नेपाल के बुद्ध बॉय के तौर पर देखे जाने वाले एक धर्मगुरु को बलात्कार और अनुयायियों के गायब होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसके ठिकाने से काफी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। कई अनुयायी जो हैं उसे अवतार के तौर पर देखते हैं, लेकिन जानकार उसे गलत ठहरा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राम बहादुर बमजन पुलिस की गिरफ्त में है। एक वक्त नेपाल में बुद्ध बॉय के तौर पर काफी चर्चित हुआ था। अब नाबालिग से बलात्कार के आरोप और उसके कैंप से 4 अनुयायियों के गायब होने के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। लामो अनुसंधान र प्रयासपछि केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरोद्वारा कई कोशिश के बाद हमने आखिर राम बहादुर बमजान को काठमांडू के हट्टीगौड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तफ्तीश के बाद हुई है। हिजो बेलुकी हट्टीगौडाबाट पक्राउ गर्न सफल भएका छौं। नेपाल पुलिस के मुताबिक इसने 2 मंजिला इमारत की खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। इसके ठिकाने से $2,27,000 के बराबर नेपाली करेंसी और $23,000 के बराबर बाकी देशों की करेंसी भी बरामद हुई। उसके समर्थकों ने थाने के बाहर विरोध की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना अभी गया नहीं है, बस उसका रूप बदल गया है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। क्या है देश में कोरोना को लेकर फिलहाल स्थिति, बता रहे हमारे सहयोगी परिमल कुमार। कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है, आकार प्रकार व्यवहार बदल रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है और इससे मौत भी हो रही है। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि दिसंबर के महीने में दुनिया भर में करीब 10,000 मौतें कोरोना से रिपोर्ट हुई है। और ख़ास तौर पे ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन हुआ है दिसंबर के महीने में, वो न्यू ईयर की पार्टी हो, गैदरिंग ज़्यादा हो, हॉलीडे हो, इसकी वजह से ट्रांसमिशन बढ़ा। और साथ में JN.1 जो कोरोना का नया वेरिएंट है, उसकी वजह से अधिकांश मामले देखे गए हैं। और ये जो तुलना की गई है, इसमें यह भी कहा है कि नवंबर से
अगर तुलना अगर की जाए दिसंबर की, जिसमें ट्रांसमिशन बढ़ा है, तो उसमें करीब 42% अस्पताल में दाखिले बढ़ गए और करीब 62% लोग उसमें आईसीयू में ज्यादा भर्ती हुए नवंबर की तुलना में। तो ये तमाम चीजें कहने के पीछे मकसद सिर्फ WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये है कि सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर कोविड को लेकर जो एहतियात बरतने हैं वो बरतनी चाहिए। हालांकि भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में अभी फिलहाल 3400 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन दुनिया में अगर देखेंगे तो स्थिति कहीं ज्यादा भयावह है। कुछ देशों के नाम अगर बताऊं मैं आपको, ब्राजील, अमेरिका, वियतनाम, इन तमाम देशों में एक्टिव केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। आंकड़ों में अगर जाएं तो ब्राजील में करीब 12.5 लाख एक्टिव केसेस हैं, अमेरिका में करीब 11 लाख, वियतनाम में 9 लाख, मैक्सिको में 5 लाख और जर्मनी में करीब 3.5 लाख के आसपास एक्टिव केसेस अब भी हैं कोरोना के। तो ये समझने के लिए काफी है कि किस तरीके से कोरोना का जो वायरस है, कोविड वायरस, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है और उससे मौतें भी हो रही है। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर बताएं तो भारत में 27 राज्यों में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और 12 राज्यों में 827 नए वेरिएंट JN.1 के जो बीमार हुए लोग हैं उसकी पुष्टि हुई है। 12 राज्यों में है ये JN.1 से जो लोग बीमार हुए उनमें ये पाया गया ये वेरिएंट, वो करीब 827 इस तरह की मामले जो है वो फिलहाल रिपोर्ट हुए नए वेरिएंट को लेकर। भारत में अधिकांश लोग, करीब 90% लोग जो बीमार हो रहे हैं कोरोना से, वो होम आइसोलेशन में हैं। और उसके अलावा अस्पताल के आंकड़ों की अगर आपको चीजें बताएं कि अस्पताल में किस तरीके से भर्ती है मरीज, तो 300 मरीज भर्ती हैं। 25 मरीज को, जो नॉर्मल बेड होता है जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, तो 25 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और आईसीयू में 33 मरीज हैं, 11 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। तो ये समझना जरूरी है कि असर बहुत ज्यादा फिलहाल भारत में नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो दुनिया में एक्टिव केसेस की तादाद, जो देश मैंने बताए, अमेरिका, वियतनाम, ब्राजील, जर्मनी, वहां पे एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा तादाद में हैं। तो यही बड़ी वजह है कि टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर दिया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा करने पे जोर दिया गया है। लेकिन हमें WHO की बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इससे मौतें भी हुई है और दिसंबर के महीने में 10,000 मौत ग्लोबली कोरोना वायरस से रिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है कि जो लोग ये मानकर चल रहे होंगे कि कोरोना वायरस का कोई असर नहीं है, प्रकोप नहीं है, उन तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि ये बीमार भी कर रहा है और इससे मौतें भी हो रही है। तो लिहाजा जो सावधानी और सतर्कता बरतनी जरूरी है, वो कोरोना वायरस को लेके जरूर बरते अपने स्तर पर। और केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर और सूरत सबसे पहली जगह पाते हुए सबसे स्वच्छ शहरों में रहे। वहीं महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे नंबर पर रहा। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथा और मध्य प्रदेश के भोपाल ने 5वां स्थान हासिल किया। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस बार कुल 9,500 अंक का सर्वेक्षण हुआ है। इसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस पर 4,525, सर्टिफिकेशन पर 2,500 और पब्लिक फीडबैक पर 2,475 दिए गए। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण के क्रम में आज सोने के 2 दरवाजे धार्मिक अनुष्ठान के बाद लगाए गए। इतना ही नहीं, एक बड़ा सोने चांदी का नगाड़ा भी यहां पर रखा जाएगा। तो इस निर्माण कार्य में क्या कुछ खास चल रहा है, आपको दिखाते हैं रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। सागौन की लकड़ी पर सोने की परत चढ़े ऐसे 2 दरवाजे राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में गुरुवार को लगा दिए गए। मंदिर के सभी 24 दरवाजे ऐसे ही लगाने की योजना है। हैदराबाद की बेहद पुरानी कंपनी से मंगाई विशेष सागौन की लकड़ी से बना है दरवाजा। इस दरवाजे के ऊपर सोने की परत से 2 हाथियों की तस्वीर उकेरी गई है। फिर ऊपरी हिस्से में महल नुमा आकृति है, जिसमें 2 सेवादार हाथ जोड़े खड़े हैं। सोने के परत लगे दरवाजे जो है उनकी फिटिंग की और ये फिटिंग की गई है। इसमें जो है सागौन की लकड़ी का पहले दरवाजा बना, उसके बाद इस पर जो परत चढ़ी वो सोने की है। लोगों का आस्था है कि संपूर्ण सोने के किए जाएं, तो जहां तक हो सकेगा वो किया जाए।
सोने के दरवाजे ही नहीं, राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थर भी महत्वपूर्ण हैं। आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर निर्माण कार्यशाला। करीब 40 साल पहले इसी जगह पर राम मंदिर के लिए 2 पत्थर से तराशने की शुरुआत करने वाले ये अन्नू भाई सोमपुरा हैं। अहमदाबाद से अयोध्या 45 साल की उम्र में पत्थर तराशने आए थे। आज इनकी उम्र 84 साल की हो चुकी है। वो बताते हैं कि इन पत्थरों की उम्र 1000 साल है और मंदिर में लगने से पहले ये बाकायदा लैब से टेस्ट करके यहाँ रखे गए हैं। ये जो पूरा पत्थरों का काम देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ, जिन पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सारा जो है वो अन्नू भाई सोमपुरा की ही देखरेख में तैयार हुए हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि मंदिर 1000 साल तक जो है ये पत्थर टेस्टेड है, टेस्ट किया हुआ है, क्या खास बात और है? इसमें क्या गुलाबी कलर का पत्थर है ये, और इसमें नक्काशी दूर से भी दिखती है। मार्बल में इतनी नक्काशी नहीं दिखती है, क्योंकि सफेद रहता है ना, तो उसमें तो इतनी नक्काशी नहीं दिखती, ये दूर से भी नक्काशी दिखती है। ये राम मंदिर का मुख्य कॉरिडोर है, जहां निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन राम मंदिर में लगने वाली सभी चीजें अनूठी हैं और सब में भक्ति की अनूठी छाप है। मंदिर के लिए चंदन भाई जैसे लोग गुजरात से सोने चांदी से बना ये 500 किलो का नगाड़ा लेकर पहुंचे हैं, जिसकी गूंज आधा किलोमीटर तक सुनाई देगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा अनूठी राम भक्तों की वो श्रद्धा है जो अयोध्या के हर कण कण में, हर जन जन में दिखाई दे रही है। अयोध्या से सचिन गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।